हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। साथ की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सीएम पुष्कर धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया है। आपदा में अब तक 40 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग लापता चल रहे हैं। इसके साथ सरकार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं उत्तराखंड में जो आपदा आई है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। भारी बारिश के कारण जिन लोगों की मौत हुई है उससे मैं दुखी हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और जेपी नड्डा ने भी दुख व्यक्त किया है। तो उत्तराखंड के लगातार हम आपको मंजर दिखा रहे हैं। भारी तबाही वहां पर भारी बारिश के बाद देखने को मिल रहा है। प्रकृति का कहर से एक बार फिर से उत्तराखंड को जूझना पड़ रहा है। और इसके साथ आपको बता दें, मृतक के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड आपदा में अब तक 40 लोगों की मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो नजारा है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त उत्तराखंड किस तरह के कहर से जूझ रहा है। पुल की बात हो या फिर नदियों की बात हो, सभी अपने उफान पर है। और आप देखिए किस तरह से ये जो पुल है, नवनिर्मित पुल, किस तरह से वो टूटा हुआ है। आवागमन बाधित है। वहां जो पर्यटक सैलानी गए हुए थे घूमने के लिए वो वहीं पर फंस गए हैं। ऐसे में तमाम राज्यों के जो प्रशासन के हैं और जो सिस्टम के लोग हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने सैलानियों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। भारी बारिश हो रही है लगातार पिछले कुछ दिनों से वहां पर और उसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक 40 लोगों की मौत हुई है। तो ये मंजर आप देखिए और इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण तबाही उत्तराखंड में है। हर जगह जल जमाव और जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बाढ़ के कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हर जगह तबाही का ही मंजर नजर आ रहा है। और उत्तराखंड आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि भारी बारिश के कारण जिन लोगों की मौत हुई है की मौत से मैं दुखी हूं। और इसके साथ ही जेपी नड्डा ने भी दुख व्यक्त किया है। इसके साथ सीएम पुष्कर धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया है, जायजा लिया है उन्होंने और लगातार वो भी पूरे हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये रेलवे ट्रैक नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं कि इस रेलवे ट्रैक के नीचे की जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो भी धसक गई है और इसके कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित है और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण राज्य के यानी कि छत्तीसगढ़ के भी कुछ नागरिक फंसे हुए हैं और छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सकुशल वापसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव और दुर्ग कलेक्टर को उत्तराखंड प्रशासन से संपर्क करते हुए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि भिलाई से उत्तराखंड घूमने के लिए करीब 55 लोग गए थे और 55 टूरिस्ट तेज बारिश और भूस्खलन में फंसे हुए हैं। इनमें 44 महिलाएं, 6 बच्चे और 5 पुरुष शामिल हैं। भिलाई के रहने वाले उनके परिजनों ने ताम्रध्वज साहू और सांसद विजय बघेल से गुहार लगाई है, जिसके बाद सांसद ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट से बातचीत की। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी वहां के स्थानीय प्रशासन से जल्द उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की अपील की है। दरअसल भिलाई से 14 अक्टूबर को 55 लोग एरोबिक्स टीचर रूही मिश्रा के साथ उत्तराखंड टूर में गए थे। नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते उनकी बस फंस गई। बताया जा रहा है कि सभी टूरिस्ट कसौली से नैनीताल के बीच कैची धाम के पास फंसे हुए हैं, जिन्हें एक शासकीय स्कूल में ठहराया गया है। दुर्ग जिला प्रशासन ने नैनीताल और कसौली के अधिकारियों से चर्चा कर उनकी पूरी जानकारी ली है। दुर्ग कलेक्टर के मुताबिक भिलाई से गए सभी टूरिस्ट सुरक्षित हैं, किसी को कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सभी टूरिस्ट को सुरक्षित एक स्कूल में रुकाया गया है। जैसे ही बारिश रुकती है और रास्ता साफ होगा वो लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। मैं राज्य शासन से अपील करूंगा कि इन सभी बच्चे जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित लाने की कृपा करें और उनका जल्द छत्तीसगढ़ लाने के लिए व्यवस्था करें।
क्या कर रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। वो बताई है, एक आध बीच बीच में बात करती है तो बस के पीछे से ही धंस जाता है मम्मी सड़क, इधर से खाई गया है, इधर पहाड़ है, पहाड़ भी गिर रहा है, इधर से नदी बह रहा है तो बहुत डर लग रहा है करके। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सारे 55 लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाला जाए किसी भी कीमत पे, और एयरलिफ्ट कराया जाए उनको, क्योंकि इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। चारों तरफ से लैंडस्लाइड हो गया, रास्ते बंद है। वहाँ भी संज्ञान लेके बताया कि छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ आए हैं और माननीय सांसद जी का फ़ोन आया है और मुझे जानकारी दी कि एसडीएम से बात करके कि उनके लिए भी सारी व्यवस्था उन्होंने कराई है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का आज आगाज किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का आज लोकार्पण करेंगे। सीएम निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका आगाज होगा। इस योजना के तहत 59 मेडिकल स्टोर्स की आज से शुरुआत हो जाएगी और 169 शहरों में 190 मेडिकल स्टोर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का आज से आगाज हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल आज श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का वर्चुअली लोकार्पण करने वाले हैं सीएम निवास कार्यालय से, और बताया जा रहा है कि करीब 59 मेडिकल स्टोर्स की शुरुआत होगी और 169 शहरों तक पहुंचने का टारगेट है और इन शहरों में 190 मेडिकल स्टोर्स शुरू करने का टारगेट रखा गया है। इसके साथ सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। पाटन ब्लॉक के बिल्हारी गांव भी जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। साहू समाज की ओर से जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है उसमें वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे और नव निर्मित सामाजिक भवन का भी लोकार्पण करेंगे। फिर दोपहर 2 बजे ग्राम जामगांव पहुंचेंगे और केंद्र प्रसंस्करण और आयुर्वेदिक औषधि इकाई का भूमि पूजन करेंगे और करीब शाम 4 बजे वो वापस रायपुर लौटेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग के दौरे पर रहने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। सबसे पहले पाटन ब्लॉक के बिल्हारी गांव जाएंगे और वहां साहू समाज की ओर से जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है उसमें वो शिरकत करेंगे और उसके बाद सामाजिक भवन का भी आज वो लोकार्पण करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे जामगांव एम पहुंचेंगे और वहां पर केंद्र प्रसंस्करण और आयुर्वेदिक औषधि इकाई का भूमि पूजन करेंगे। शाम 4 बजे उनकी रायपुर वापसी होगी। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दंगल को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पृथ्वीपुर और रेगांव में चुनावी सभा करने वाले हैं। इसके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी निवाड़ी और पन्ना का दौरा करेंगे। पृथ्वीपुर और रेगांव में प्रबुद्धजनों के साथ उनकी बैठक होगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी प्रबुद्धजनों के साथ बैठक होने वाली है और इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर दौरे पर भी रहेंगे। पन्ना भी जाने का उनका आज कार्यक्रम है। जबलपुर में आचार्य विद्यासागर महाराज के 75वें जन्म दिवस का कार्यक्रम है, वहां पर वो उनसे मुलाकात करेंगे और उनका दर्शन लाभ करेंगे। तलवारा घाट स्थित दयोदय तीर्थ गौशाला परिसर भी जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और गौशालाओं और पशु सेवियों का राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मान किया जाएगा। आचार्य विद्यासागर जीव दया गौसेवा राज्य स्तरीय पुरस्कार से वो सम्मानित होंगे और गौशालाओं पशु सेवियों को 50,000 से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार और सहायता राशि दी जाएगी। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, बीजेपी किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। एकात्म परिसर कार्यालय में आज दोपहर 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और शशिकांत द्विवेदी मौजूद रहेंगे। संदीप शर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी किसान मोर्चा आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इसके साथ ही सहकारिता प्रकोष्ठ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एकात्म परिसर बीजेपी कार्यालय में दोपहर 1 बजे ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। इसमें पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और शशिकांत द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे और इनके ही साथ संदीप शर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहेंगे।
बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर आने वाले हैं। अहिवारा में बरघोड़ा और अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। कुलस्ते नंदिनी माइंस का भी दौरा करेंगे और पहुना विश्राम गृह में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात भी होगी। तो केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं और इस दौरान वो नंदिनी माइंस का निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं उनसे उनका मुलाकात भी होगा। अहिवारा में बरघोड़ा और अभिनंदन समारोह में आज वो शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही नंदिनी माइंस का भी वो दौरा करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। पहुना विश्राम गृह में वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, जानेंगे हमारी सहयोगी प्रिया इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश की जानकारी हमें देंगी नीलम, जो भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है। नीलम, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, आज क्या कुछ खास रहने वाला है मध्य प्रदेश में, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियां जो है चुनावी क्षेत्रों में शुरू हो गए। अगर हम आज की रैलियों की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनावी रैलियां है, 3 जनसभा को वो संबोधित करेंगे और उसके बाद जबलपुर दौरा उनका प्रस्तावित है। जबलपुर में वो आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया गौ सम्मान समारोह में शामिल होंगे, जहाँ पर वो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके अलावा चूंकि आज शरद पूर्णिमा भी है, इसलिए उनका इस शरद पूर्णिमा को लेकर पन्ना दौरा भी प्रस्तावित है, जहां पर वो अपने परिवार के साथ रुकेंगे और वहां के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अगर हम दूसरी खबरों पर नजर डालें तो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी आज खंडवा लोकसभा में दौरा है, जहां पर वो पुंजपुरा और प्रधानता विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों क्षेत्रों में उनकी बड़ी जनसभा है उपचुनाव को लेकर के। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर के जैसे जैसे नजदीक आ रहा, 30 अक्टूबर दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज नेता है, फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें या कमलनाथ की हम बात करें, दोनों ही बड़ी बड़ी रैलियां करके पूरे जोर आजमाइश के साथ उपचुनावी रैलियां कर रहे हैं। जी ठीक है नीलम, आप भी नजर बना के रखिएगा। प्रिया की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रिया, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहेगा, बड़ी सियासी हलचल, इसके अलावा दूसरी बड़ी खबरें कौन सी रहेंगी? बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ के लोगों को धन्वंतरी योजना के तहत एक बड़ी जेनरिक दवाइयों का स्टोर मिलने वाला। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 12 बजे वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करने वाले। मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। आकांक्षा, आज कुल 59 दुकानों का शुभारंभ किया जाएगा। प्रदेश भर में 169 जो है कल 169 शहरों में 190 ऐसी दुकानों का लक्ष्य जो है वो राज्य सरकार ने रखा है और इसका लक्ष्य यही है कि लोगों को सस्ती से सस्ती दवाइयां और उचित मूल्य में मिल सके। इसके लिए ये जो धन्वंतरी योजना है इसकी शुरुआत की जा रही है और अभी 59 जो दुकानें हैं उनके आज शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। वो पाटन विकासखंड के बिल्हारा गांव के साहू समाज के समारोह में शामिल होंगे, वहां पर भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो जाएंगे जामम गांव में, वहां भी हर्बल जो इकाइयां हैं छत्तीसगढ़ की उसका भी वो शुभारंभ वहां पर करेंगे। तो ये पाटन जिले माफ कीजिएगा दुर्ग जिले के दौरे पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं और शाम 4 बजे तक वो लौट आएंगे। इसके अलावा राज्य जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, वो भी 2 दिवसीय राजधानी रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं। वो अहिवारा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वो बीजेपी के बड़े नेताओं से भी बातचीत करने वाले हैं। पहुना जो विश्राम गृह है वहां पर बीजेपी के नेताओं से देर शाम बातचीत होने की संभावनाएं हैं और उसमें चुनाव को लेकर क्या स्थिति है इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार भाजपा के केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं वो प्रदेश आ रहे हैं, प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं मिशन 2023 के लिए। और इसी क्रम में आज फग्गन सिंह कुलस्ते भी जो है वो मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा और सियासी हलचलों की अगर बात की जाए आकांक्षा, तो आज भारतीय जनता किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें पूर्व किसान मंत्री चंद्रशेखर साहू ये पत्रकार वार्ता जो है वो संबोधित करेंगे।
करेंगे। इसके साथ साथ सहकारिता विभाग की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो वादे किए गए हैं उन पर कितना काम किया जा रहा है, और जो किसान है वो खासकर क्योंकि अब धान खरीदी शुरू होने का वक्त आ रहा है, तो इसको लेकर राज्य सरकार की क्या तैयारियां नहीं हो पाई हैं अभी तक, इन तमाम विषयों पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किए जाने की संभावनाएं हैं। तो ये तमाम हलचलें हैं आकांक्षा आज दिन भर के लिए। ठीक है, तो आप दोनों भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट और फॉलोअप हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कर्फ्यू में आज राहत दी जाएगी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन शहर की सभी सीमाओं को अभी भी सील रखा जाएगा। 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर रमेश शर्मा ने इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो आज कुछ देर के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और आज राहत मिलेगी कवर्धा वासियों को, लेकिन शहर की सभी सीमाओं को अभी भी ब्लॉक करके रखा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अजय से। अजय, कवर्धा वासियों को आज थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं? जी हाँ, जैसे कि कलेक्टर रमेश शर्मा ने आदेश जारी किया है, आज से लोगों को काफी राहत मिल रही है कि सुबह 8 से लेकर रात्रि 8 बजे तक छूट दी जा रही है। दुकानें खुली रहेगी। ऐसे में अब तक जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक था, अब रात 8 बजे तक कर दिए गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी राहत मिली। खासकर ये त्योहारी सीजन है, ऐसे में व्यापारी काफी उम्मीद लगाए हुए थे क्योंकि नवरात्रि का पूरा समय कर्फ्यू में बीत गया। दशहरा पर्व पूरी तरह से और ईद का जो पर्व है पूरी तरह से बाजार लगभग आधी समय बंद ही रही। ऐसे में व्यापारी इतना कमाई करना था वो नहीं कमाई कर पाए। साथ ही जो जनजीवन था वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। लोगों को घर से निकलने में मनाही थी, लेकिन अब जो सुबह निकलते हैं लोग भ्रमण करते हैं, ऐसे में सुबह के साथ साथ व्यायाम कर जो निकलते हैं उन लोगों की भी छूट दी गई है। साथ ही जो रात है वो 8 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। जो पूरी दिनचर्या है वो पहले की तरह होना शुरू हो चुका है। जी, शुक्रिया अजय पूरी जानकारी के लिए। तो पिछले दिनों कवर्धा में जो विवाद हुआ था उसके बाद अब जनजीवन धीरे धीरे वापस ऑन ट्रैक आ रहा है। कर्फ्यू में आज राहत दी जाएगी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन किसी भी तरह के आयोजनों की अनुमति नहीं दी गई है। और इसके ही साथ कलेक्टर ने एक आदेश भी जारी किया है। वो आदेश भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस आदेश के जरिए किन किन चीजों में ढील दी गई है उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार अभियान में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को जोबट विधानसभा में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उदयगढ़, बड़ी खट्टाली, कठीवाड़ा और चंद्रशेखर आजाद नगर में बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। साथ ही गरीबों, आदिवासियों और किसानों के लिए किए गए काम भी गिनाए। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने गरीबों के कल्याण की योजनाएं बंद कर दी थी। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों, किसानों और आदिवासियों की सरकार है जिसने 1 रुपए किलो राशन देने का काम किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। अपनी सरकारी गरीबों की सेवा के लिए है। आदिवासी भाई बहन, ट्राइबल भाई बहन जो हमारे, उनकी सेवा के लिए है। कांग्रेस ने दिया क्या? अरे राशन की बात, 1 रुपया किलो गेहूं और चावल, नमक कांग्रेस ने कभी नहीं खिलाया। हमने तय किया कि गरीब को और सारे आदिवासी भाई बहन 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे सौजन्य मुलाकात बताते हुए शिष्टाचार भेंट कहा। मीडिया से बात करते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी की महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान पर कहा कि टिकट दिलाना अलग बात है, जीत दिलाना अलग बात है। प्रियंका गांधी टिकट दिला सकती है लेकिन जीत नहीं दिला पाएंगे। 40% का फार्मूला सिर्फ यूपी में लागू है कि पूरे देश में लागू है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि यूपी में तो कुछ है नहीं उनके पास। प्रत्याशी ही नहीं होंगे तो 40% लड़ा लें या 50 लड़ा लें। यूपी में कुछ नहीं होता, वो गंगा में डुबकी लगा चुकी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए सिम्स के प्रभारी डीन और प्रभारी अधीक्षक को पद से हटा दिया है।
इसके अलावा भी सिम्स के 2 दूसरे डॉक्टरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। सिम्स की प्रभारी डीन डॉक्टर तृप्ति नागरिया को संचालक सह प्राध्यापक के रूप में रायपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। डॉक्टर तृप्ति नागरिया की जगह प्रभारी डीन के रूप में रायपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर के सहारे को भेजा गया है। वहीं वर्तमान अधीक्षक डॉक्टर पुनीत भारद्वाज की जगह डॉक्टर नीरज शेंडे को प्रभारी अधीक्षक बनाया गया है। सिम्स के डॉक्टर बीपी सिंह को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। सभी डॉक्टरों को तत्काल प्रभार से हटाते हुए नई जगह जाने के लिए कहा गया है। बता दें कि बीते दिनों सिम्स में कांग्रेस नेता के साथ हुए विवाद के बाद प्रभारी डीन और प्रभारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाने की मांग उठ रही थी। अब उसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। एमपी स्टेट बार काउंसिल ने जबलपुर हाईकोर्ट से मुख्यपीठ शब्द हटाने का विरोध किया है और इसके लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मुलाकात की है। स्टेट बार काउंसिल ने चेतावनी दी है कि अगर जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के अलावा प्रदेश के हाईकोर्ट की कोई और सर्किट बेंच बनाई जाती है तो अधिवक्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टेट बार काउंसिल ने हाईकोर्ट के दशहरा अवकाश के बाद इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी करने का ऐलान किया है। दरअसल एमपी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें हाईकोर्ट नियम साल 2018 में संशोधन करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के साथ प्रिंसिपल सीट यानी कि मुख्यपीठ शब्द हटा दिया गया है। वकीलों को आशंका है कि इस संशोधन के बाद राजधानी भोपाल में भी हाईकोर्ट की सर्किट बेंच बनाई जा सकती है। लिहाजा हाईकोर्ट के विखंडन की आशंका पर स्टेट बार काउंसिल ने विरोध जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भला कौन नहीं जानता, लेकिन हम आपको ग्वालियर के केजरीवाल से मिलवाने जा रहे हैं जो ग्वालियर की कमिश्नरी के बाहर मोती महल के पास बेजाताल की सड़क किनारे चाट पापड़ी की छोटी सी दुकान लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्वालियर शहर के लोग दुकान चलाने वाले शख्स को केजरीवाल कहकर आखिर क्यों पुकारते हैं। तो आपको बता दें कि चाट पापड़ी की दुकान लगाने वाले सौरभ गुप्ता की शक्ल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से काफी मिलती है। उनका पहनावा भी सीएम केजरीवाल जैसा ही है और यही वजह है कि जो लोग इनकी दुकान पर चाट खाने के लिए आते हैं वो लोग भाई केजरीवाल के नाम से ही इन्हें पुकारते हैं। उनकी चाट इतनी मशहूर है कि जब कोई यहाँ से गुजरता है तो उनके ठेले पर चाट जरूर खाता है। आपने बिल्कुल उन्हीं तरह कैप लगा रखी है। अब कैप आम आदमी नहीं, नॉर्मल कैप वही है। नॉर्मल कैप आम आदमी नहीं है। क्या मानते हो उनके लिए? ईमानदार शख्स हैं, इतना जरूर कहेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।